आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सुनिएगा, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास एक न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल सिस्टम सिंपली कहने का मतलब है, जैसे ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग रॉड है, ठीक है। इसके एक एंड पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं और दूसरे एंड पर नेगेटिव, प्रोवाइडेड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर हम लोगों ने रख दिया है प्लस क्यू और यहां पर रख दिया है माइनस क्यू, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आ रही बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो रॉड है दिस इज इंसुलेटिंग। नहीं तो आप एक बार के लिए ऐसा सोच सकते हैं ना, प्लस माइनस में तो अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो डाइपोल सिंपली कहने का मतलब क्या, एक ऐसा न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक स्मॉल फाइनाइट सेपरेशन पर पड़े होते हैं। जैसे 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 इन दोनों के बीच का सेपरेशन यदि हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, तो ये स्मॉल आर बहुत छोटा है, ये जो स्मॉल आर है बहुत छोटा है। अब छोटा या बड़ा तो किसी के कंपैरिजन में होता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि कल को इधर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना हो गया, तो ये जो डिस्टेंस x होगा ना, ये डिस्टेंस x काफी ज्यादा बड़ा होगा r के मुकाबले, ओके। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसको लिखता हूं कि डाइपोल इट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल system in which two equal and opposite point charges, yeah, in which two equal and opposite charges are separated by small finite distance, ठीक है। तो ये सिस्टम है हमारा डाइपोल का, ठीक है। तो नेक्स्ट सुनिएगा, इसके बाद इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल में है, लेट्स से ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है लेट्स से एल, ठीक है। तो मैं एक वेक्टर असाइन कर रहा हूं जो डायरेक्टेड है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ और इसका नाम है एल वेक्टर। एल वेक्टर कहां डायरेक्टेड है, तो एल वेक्टर डायरेक्टेड है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। मैं लिख भी देता हूं कि इस एल वेक्टर का जो टेल होगा वो टेल हमेशा माइनस क्यू पर लेना है और इसका जो हेड होगा वो हेड हमेशा प्लस क्यू पर लेना है, ओके। तो इस सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन किया जाता है, ये डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिफाइन किया जाता है पॉजिटिव वाला तो चार्ज मल्टीप्लाइड विथ एल वेक्टर, पॉजिटिव वाला चार्ज मल्टीप्लाइड विथ एल वेक्टर। एल वेक्टर की डायरेक्शन कहां से कहां है, नेगेटिव से पॉजिटिव, हेंस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां है, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। आपको यदि कभी मैग्नीट्यूड लिखना हुआ तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाला चार्ज मल्टीप्लाइड विथ दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला चार्ज और एल क्या है, एल इज डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट, ठीक। इसके बारे में एक दो बेसिक बातें, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, एस आई यूनिट क्या लिखेंगे, तो एस आई यूनिट लिखेंगे कूलम मीटर। एस आई यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम मीटर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जैसा पहले ही बोल दिया, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इज कूलम के लिए I इंटू टी
और डिस्टेंस के लिए L। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा सवाल है इसके ऊपर, वो ये है कि तीन चार्जेस हैं Q, Q माइनस 2Q आर लोकेटेड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसा है कि ये है हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें यहां कहीं पर मैं ले लेता हूं कि ये हमारे पास लेट्स से एक माइनस 2Q चार्ज है, यहां पर हमारे पास एक Q चार्ज है, और यहां पर हमारे पास एक Q चार्ज। ठीक है, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेट से L बाई L बाई L। ठीक है, तो इस माइनस 2Q को आप लिख सकते हैं, माइनस 2Q का एक हिस्सा हम लोग माइनस Q इसके साथ एक डाइपोल बना देते हैं। ठीक है, और इस माइनस 2Q का एक हिस्सा इसके साथ एक डाइपोल बना देते हैं। तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो P1 है, और वो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू L, और जो ये वाला डाइपोल है, इस डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो Q इंटू L के बराबर होगा। दो दो डाइपोल्स हैं, इन दोनों डाइपोल के बीच का ये एंगल कितना है? एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल है 60 डिग्री का। तो ये बताइए कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा अंडर रूट ऑफ पहले डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर। अब दोनों डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो एक जैसा है, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये ठीक है, कितना हो गया ये? तो ये हो गया हमारे पास cos 60 इज 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज √3P स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3P, यानी कि दिस इज √3। P की वैल्यू कितनी है? तो Q इंटू L के बराबर है। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो ऐसा होगा, बिल्कुल बीचों बीच, दिस इज √3P के बराबर। और ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा ये किसी एक से 30 डिग्री के एंगल पर होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल है ना। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो तीन अलग अलग पोजीशंस हैं जिस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सुनिएगा एक बार, देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये है डाइपोल का माइनस Q, ये है डाइपोल का प्लस Q। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो डाइपोल की लेंथ के अलोंग है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। दिस इज एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो हमें इस एक्सिस पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा सबसे पहले। दूसरा, यदि मैं यहां पर एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर दूं, ये वो प्लेन है जो डाइपोल को दो भागों में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दो भागों में बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये मिड पॉइंट होगा। तो ये प्लेन इक्विटोरियल प्लेन कहलाता है, इक्विटोरियल प्लेन कहलाता है। तो इस इक्विटोरियल प्लेन पर कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन जो डाइपोल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, उस लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन। और फिर बाद में इधर किसी पॉइंट पर निकालेंगे किसी जनरल पोजीशन पर। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा पहला, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये है हमारे पास डाइपोल का नेगेटिव चार्ज माइनस Q, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। ठीक है, एक बार के लिए इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को 2L मार्क कर देता हूं। ठीक है, जानबूझकर कितना लिख दिया है? 2L। यदि 2L लिख दिया है तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक ऐसी लाइन है जो डाइपोल के लेंथ के अलोंग है, तो इस लाइन को हम लोग कह रहे हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, सुनिए, ये वाली जो लाइन थी
ये इक्वेटोरियल लाइन थी। अब जैसे हमें इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालना होगा, तो ये लेट से यहां पर कोई एक पॉइंट है P, जो डाइपोल के, चलिए P नहीं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, A नाम दे देते हैं, क्योंकि P तो हमारा डाइपोल मोमेंट है ना, Q इंटू 12 के बराबर। ये जो पॉइंट A है वो डाइपोल के सेंटर से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा, ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉइंट A पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ओके। और ये जो नेगेटिव वाला चार्ज पार्टिकल है वो पॉइंट A पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E∞, ठीक है। ये देख लिया आपने कि पॉजिटिव वाली एरो मैं थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं, नेगेटिव वाली एरो थोड़ी सी छोटी बना रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले ने ज्यादा बड़ा बनाया होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। फिर याद आया कि इसी डायरेक्शन में तो हमारा डाइपोल मूवमेंट भी था, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही तो डाइपोल मूवमेंट होता है। इधर भी चेक कर लीजिए, यदि आपने इधर कहीं कोई पॉइंट लिया होता तो नेगेटिव वाला बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, पॉजिटिव वाला छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता। तो फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो कहां पर है, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में। डायरेक्शन वाली बात तो समझ आ गई। चलिए मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बार के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में इसको वेक्टर एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से नेगेटिव पार्टिकल के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए, पॉजिटिव की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो आप बोलेंगे KQ अपॉन ये पॉजिटिव से सेपरेशन कितना हो जाएगा, x माइनस एल के बराबर, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर। नहीं, सेंटर से डिस्टेंस मैंने x लिया है, माइनस टाइम्स ऑफ KQ अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से जो सेपरेशन होगा वो x प्लस एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहां से हम लोग KQ ले लेते हैं बाहर, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व करके ऊपर लिख लूं कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये K ठीक है, Q ठीक है, ऑल राइट। ये क्या हो जाएगा, तो ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब सुनिएगा, ये x प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस एल का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप उड़ा करके सीधा लिख दूं कि 2xl माइनस माइनस प्लस 2xl, ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4xl आ जाएगा, ओके, ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये 4xl को एक स्टाइल से लिख रहे हैं कि ये 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये q इंटू 12 साथ में क्यों लिख दिया, क्योंकि यही तो हमारा डाइपोल मोमेंट था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हमें याद आया कि डाइपोल में इन दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन L या 12 है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ये x। यदि ये काफी ज्यादा छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर काफी ज्यादा बड़ा होगा L से, तो L स्क्वायर काफी छोटा है, उसको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करके लिखेंगे, ये इरेज कर दूं ना नीचे वाला, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वो है 2kpx, नीचे क्या हो जाएगा, x रेज टू दी पावर 4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ चुका है, दिस इज 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ये एक्स क्यूब है, समझ गए ना, 2kp अपॉन एक्स क्यूब।
ठीक है, आइए इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख लीजिए, वेक्टर फॉर्म भी लिख लीजिए। तो ई वेक्टर क्या होगा? ई वेक्टर इज मैग्नीट्यूड, तो ठीक है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ है? जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। तो यदि मैं अपने इस एक्सप्रेशन को पी कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि डाइपोल मोमेंट के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आ जाएगा ना इसके पास डायरेक्शन का सेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, और पी कैप कहने का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 2kp अपॉन एक्स क्यूब इंटू ये हो गया p वेक्टर बाई p से p निपटा। तो वेक्टर एक्सप्रेशन ऊपर लिख दूं कि ये e वेक्टर इज 2kp वेक्टर बाई एक्स क्यूब। ठीक है, डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लिखिए सेकंड इज ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ये लीजिए, ये है हमारा डाइपोल, और इक्वेटोरियल प्लेन में वो लाइन है जो डाइपोल को बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पर डाइपोल का माइनस क्यू, यहां पर डाइपोल का प्लस क्यू। फिर से दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन 2L ले लेते हैं, और डाइपोल मोमेंट अब की बारी Q इंटू 2L लिख लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें इधर किसी पॉइंट P पर निकालना है। P नहीं, चलिए इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए A नाम दे देता हूं। ये पॉइंट A डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इस पॉइंट A पर कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो जवाब है अपने से दूर। मान लेते हैं कि इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो E प्लस ऐसा। ठीक है, इस पॉइंट ए पर ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो जवाब है अपनी तरफ, अपनी तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो अपनी तरफ बनाएगा। ठीक है, नेगेटिव के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E माइनस रख देता हूं, E माइनस माइनस। ठीक है, ओके, चलिए एक बार के लिए इस एंगल का नाम कुछ निकाल दें, थीटा। तो फिर ये वाला भी तो एंगल कितना, थीटा। ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वाला भी एंगल थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा। ओके, इस पॉइंट ए से डाइपोल के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तक का सेपरेशन कितना होगा? तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हेंस जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाला जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाला बना रहा होगा, जिसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज ई कॉस थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, दिस इज ई साइन थीटा। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाला है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इस दिशा में, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा इस दिशा में। तो साइन साइन कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? आप बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है 2e cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो डायरेक्शन नोटिस कर लिया होगा कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है डाइपोल मूवमेंट से अपोजिट साइड, डाइपोल मूवमेंट से अपोजिट साइड। वैल्यू कितनी है? 2e cos थीटा। चलिए निकालिए, ये 2 ठीक है, e हम लोगों ने लिख लिया है कि e इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है? तो कॉस थीटा कहीं से लिख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाई एक्स स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। तो फिर से ये 2 इंटू क्यू इंटू एल क्या है, 2 इंटू क्यू इंटू एल, डाइपोल मूवमेंट विच इज पी, डिवाइडेड बाई ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ओके, ठीक है। हमें पता है ये जो x है वो काफी ज्यादा बड़ा है L से, तो देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दिस इज के पी अपॉन एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा के पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब के बराबर, के पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब के बराबर। ठीक है, तो ये एंड रिजल्ट आपको याद रखना है। चलिए इसका भी वेक्टर एक्सप्रेशन लिख लें। तो इसका वेक्टर एक्सप्रेशन लिखने के लिए ई वेक्टर इज इक्वल टू ये के पी अपॉन एक्स क्यूब, तो ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पी वेक्टर है ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ऑपोजिट, तो दिस इज के पी अपॉन एक्स क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ पी कैप। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब होगा। ठीक है, ये वेक्टर एक्सप्रेशन भी याद रखिएगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स के बाद हमें क्या समझ आया, दोनों रिजल्ट्स निकालने के बाद हमें यह समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन इज माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन बाय 2। ठीक है, क्योंकि एक्सिस पे 2 टाइम्स ऑफ केपी अपॉन एक्स क्यूब था ना, और इक्वेटर पर केपी अपॉन एक्स क्यूब, वो भी अपोजिट दिशा में, अपोजिट दिशा में। चलिए ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन से मतलब, जनरल पोजीशन से मतलब ऐसा है कि यहां पर था हमारे पास एक डाइपोल, ये है उस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज और ये है उस डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट है P। ठीक है, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इधर किसी पॉइंट P पर निकालना है, और ये जो पॉइंट P है वो डाइपोल के सेंटर से, वो डाइपोल के सेंटर से किसी थीटा एंगल पर डाइपोल के सेंटर से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर। ओके, इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलिए तो क्या किया जाए, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेरे पास एक प्लान है। वो प्लान ये है कि ये जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल, इस डाइपोल के ही 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें। तो इस डाइपोल का एक कंपोनेंट थीटा के साथ आ जाएगा, और ये जो कंपोनेंट थीटा के साथ आएगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा ना वो डाइपोल का कॉस कंपोनेंट होगा। ठीक है, और इसी डाइपोल का एक दूसरा कंपोनेंट यहां से 90 डिग्री के एंगल पर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डाइपोल का ये कॉस कंपोनेंट है, दिस इज P कॉस थीटा, और ये है डाइपोल का साइन कंपोनेंट, दिस इज P साइन थीटा। इस P कॉस थीटा को आप चाहें तो डाइपोल का पैरेलल कंपोनेंट बोल दीजिए, और P साइन थीटा को डाइपोल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दीजिए। ओके, मतलब ये पोजीशन वेक्टर से पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बोल रहा हूं। ओके, तो ये जो P कॉस थीटा है, अब इसके लिए देखिए ये वाला पॉइंट P डाइपोल के एक्सिस पे ही आ गया ना, एक्सिस पे आ गया, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनता है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट बनता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गया, ये है डाइपोल के पैरेलल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस P साइन थीटा के लिए ये जो पॉइंट P है
ये उसके लिए इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गया ना। तो इक्विटोरियल पोजीशन पे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इक्विटोरियल पोजीशन पे जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इक्विटोरियल पोजीशन पे जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट से अपोजिट दिशा में होती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि हमें यही दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं होगा। लेट से ये जो रिजल्टेंट है वो यहां से किसी फाई एंगल पर है और ये है हमारा ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए, ई पैरेलल क्या होगा? ई पैरेलल कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जो डाइपोल के कॉस कंपोनेंट की वजह से उस पॉइंट पी पर बन रही है। तो दिस इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन फिर याद आया कि भाई ये p की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो p के कॉस कंपोनेंट की वजह से है ना। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। ओके, बताइए आर्यन समझ आ रहा है? ठीक है, सिमिलरली ई परपेंडिकुलर क्या होगा? तो ई परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल के साइन कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो इक्विटोरियल पोजीशन पर वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड kp अपॉन आर क्यूब होता है, लेकिन p की बजाय p ना लिख करके p साइन थीटा लिखना होगा। ओके, तो चलिए भाई, ई नेट कितना हो गया? ई नेट हो गया kp अपॉन आर क्यूब, तो हम लोग निकाल सकते हैं बाहर और ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसी चीज को लिख सकते हैं, दिस इज kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा साथ में लिख लेता हूं, तो दिस इज 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज ई नेट। ठीक है, ये लीजिए, ये ई नेट का मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड तो याद ही रखिएगा। डायरेक्शन के लिए मैं डिफाइन करूंगा वो फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू यानी कि tan फाई कितना होगा? तो tan फाई होगा ये परपेंडिकुलर बाय ये बेस। परपेंडिकुलर है ई परपेंडिकुलर, बेस है ई पैरेलल। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर को ई पैरेलल से डिवाइड कीजिए, kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 टैन थीटा हो जाएगा। तो टैन फाई इज 1/2 टाइम्स ऑफ टैन थीटा। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से समझिए, डाइपोल ऐसा था, डाइपोल का एक कंपोनेंट कॉस हम लोगों ने ऐसा रिजॉल्व किया, डाइपोल का दूसरा कंपोनेंट साइन ऐसा रिजॉल्व किया। हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डाइपोल के कॉस कंपोनेंट के लिए ये वाला पॉइंट कहां पर है? एक्सिस पर। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनता है? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दूसरा ये जो पी साइन कंपोनेंट है उसकी वजह से ये पॉइंट पी कहां पर है? इक्विटोरियल पोजीशन पर। इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनता है? डाइपोल मोमेंट से अपोजिट दिशा में। ठीक है, तो बस यहां एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाया, यहां इक्वेटर वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे इसमें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है मतलब एंगल बिटवीन ई नेट एंड डाइपोल मूवमेंट, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? इन दोनों के बीच एंगल है थीटा प्लस फाई। इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा? थीटा प्लस फाई। भाई ये वाला यहां से यहां तक थीटा हो गया, यहां से यहां तक फाई हो गया, तो थीटा प्लस फाई होगा ना। ओके, ठीक है, हमारा ये अगला सवाल कि अब हमारे पास यहां पर दो दो डाइपोल हैं। एक डाइपोल जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग पड़ा हुआ है, डाइपोल मोमेंट पी है। दूसरा डाइपोल वाई एक्सिस के लॉन्ग पड़ा हुआ है, डाइपोल मोमेंट उसका भी पी है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं कि इन दोनों डाइपोल्स को हटाकर एक सिंगल डाइपोल ले आता हूं। तो वो इकलौता डाइपोल मैं कहां रखूंगा?
वो इकलौता डाइपोल, वो इकलौता डाइपोल बिल्कुल बीचों बीच रखूंगा, है ना। वैल्यू कितनी होगी? तो इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी √2p, होगा ना भाई, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ, मतलब अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ पी कॉस 90, वो 0 होगा। यानी कि ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल है 45 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्कल पर, जिस सर्कल का रेडियस आर है, किन पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, किन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा, वो मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो अब यदि रिजल्टेंट डाइपोल ऐसा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? आंसर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिजल्टेंट डाइपोल के एक्सिस पर होगा, होगा ना। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिन पोजीशंस पर होगा उस पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये वाला डिस्टेंस है r, तो ये r cos 45, ये r sin 45, यानी कोऑर्डिनेट होगा r/√2 कॉमा r/√2 पर, ठीक है। या ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो ये वाला कोऑर्डिनेट -r/√2 कॉमा -r/√2। ये दो दो ऐसे पोजीशंस हैं जिन पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम? तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दिस इज 2kp, p नहीं √2p अपॉन r³ के बराबर होगा, यही होगा ना। तो दिस इज 2√2 kp बाई r³ के बराबर। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डायरेक्टेड होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा इधर, ये इधर की तरफ होगा। आप चाहे तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये वाला एंगल कितना 45 ही होगा ना, ये वाला एंगल। इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ई वेक्टर इज इक्वल टू 2√2 kp बाई r³ cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 2√2 kp अपॉन r³ sin 45 डिग्री j कैप, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, उसका एक कंपोनेंट x में एक कंपोनेंट y में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 2kp अपॉन r³ आई कैप प्लस 2kp अपॉन r³ j कैप होगा। यदि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताइए मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किन पोजीशंस पर होगा? तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इस येलो वाली लाइन के क्रॉस होगा। यानी कि यहां से, अरे सॉरी, यहां से ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल फिर से कितना है? 45 है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट तो है -r/√2, वाई कोऑर्डिनेट है r/√2, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो x कोऑर्डिनेट है r/√2, y कोऑर्डिनेट है -r/√2। इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होगा। मिनिमम कहाँ डायरेक्शन होगा? तो इस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहां ऐसी है, यहां पर ऐसी, ठीक है ना। और ये मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो ये जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैक्सिमम था, ऐसा ही मैक्सिमम मैं यहां पे भी दिखा सकता हूं, ये मैक्सिमम था। मिनिमम लिख लेते हैं, इसको इरेज कर दूं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज kp, p नहीं बल्कि √2p, kp अपॉन r³ के बराबर है, ठीक है। ओके, मैग्नीट्यूड देखने जाएंगे, सॉरी वेक्टर फॉर्म देखने जाएंगे, तो इसका एक कंपोनेंट -x में होगा, दूसरा कंपोनेंट
-y में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मिनिमम वैल्यू है, फिर से कॉस कंपोनेंट ही होगा, कॉस और साइन 45 ही होगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख दूं कि दिस इज इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब माइनस आई कैप माइनस KP अपॉन आर क्यूब जे कैप। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो P के ऊपर एरो लगा दीजिएगा, शायद मैंने पिछले वाले में नहीं लगाया था, मैक्सिमम में लगा दीजिएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो इसके आगे ऐसा है कि ये 3 डाइपोल हैं, हर का डाइपोल मोमेंट क्या है, P है। ये अगेन किसी सर्कल के रेडियस पे पड़े हैं जिसका रेडियस है R, और ये एंगल 120 डिग्री का मार्क किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए कहां पर, सर्कल के सेंटर पर। ठीक है, तो देखिए इस चीज को मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि ये जो गिवन अरेंजमेंट है, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, कि ये ऊपर वाला P वैसा ही ड्रॉ कर दिया, ये वाला P ऐसा ही ड्रॉ कर दिया, ये P फिगर में ऐसा है, मैंने इसको घुमाकर एक बार के लिए ऐसा P ड्रॉ कर दिया है और दूसरे फिगर में ऐसा 2P ड्रॉ कर दिया है। मतलब इन दो चीजों का सुपर पोजिशन, इन दो चीजों का सुपर पोजिशन इज द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है भाई, ऑलराइट ऑलराइट। आप मुझे पहले तो ये बताइए कि सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा सेंटर पे, 0। भाई इस अरेंजमेंट की वजह से तो सेंटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा। इसकी वजह से कितना आएगा सेंटर पर, तो इसकी वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो इसके इक्विटोरियल पोजीशन पर हो जाएगा। मतलब ये वाला पोजीशन क्या है, यदि ये डाइपोल की एक्सिस है तो ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो इक्विटोरियल पोजीशन है, और उस इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट से अपोजिट दिशा में होगा। तो डाइपोल मोमेंट से अपोजिट दिशा में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विटोरियल पोजीशन पर कितना होता है, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर KP अपॉन आर क्यूब होगा, लेकिन P नहीं बल्कि 2KP है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 2KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के बारे में। ठीक है, छोटी सी ही बात है। ऐसा है कि ये है हमारे पास एक डाइपोल, ये रहा डाइपोल का नेगेटिव चार्ज -Q, ये रहा डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज +Q। ये क्या है, तो ये है डाइपोल की एक्सिस, ये है डाइपोल का इक्वेटर। फिर से एक बार के लिए डाइपोल की जो लेंथ है वो 2L ले लेते हैं। ठीक है, तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q × 2L। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। देखिए, एक्सिस के इधर किसी पॉइंट P पर यदि आप अगर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहां पर भी पोटेंशियल दोनों ही पॉइंट चार्जेस बनाएंगे। बता सकते हैं कौन सा पॉइंट चार्ज बड़ा पोटेंशियल बनाएगा, पॉजिटिव वाला। यदि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ज्यादा बड़ा पोटेंशियल बना रहा है तो इस पॉइंट पर बनने वाला पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वेयर एज यदि आपने इधर कहीं कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो वहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से सेपरेशन कम हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनाया जाने वाला पोटेंशियल बड़ा होने की वजह से इधर नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू किसकी, पोटेंशियल की। ठीक है, चलिए आइए निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो डाइपोल के सेंटर से कुछ x यूनिट का है, तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल हमें निकालना है वो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा और डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से भी इधर पोटेंशियल बनेगा। पॉजिटिव की वजह से कितना बनेगा, तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल बनेगा KQ अपॉन ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस L है, तो दिस इज x - L के बराबर। और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल कितना बनेगा, तो K - Q अपॉन x + L। पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, बस लीनियरली लिखना है और जोड़ देना है। तो चलिए
यहां से k बाहर, q बाहर, ये आ गया 1/x माइनस एल, माइनस टाइम्स ऑफ 1/x प्लस एल। ठीक है। तो ये पोटेंशियल हमारे पास जो नेट आ रहा है वो कितना हो जाएगा बताइए। ये k ठीक है, q ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज x प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल। तो ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, और यहां से यहां से यहां से जो पोटेंशियल की नेट वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू, ये L प्लस एल 2L हो गया, और Q इंटू 2L क्या है, P है। तो दिस इज K P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमें पता है क्या कि x तो होता है काफी ज्यादा बड़ा, किससे, L से। तो आप इसी पोटेंशियल को क्या लिख लेंगे, तो जो एंड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि पोटेंशियल इज Kp बाई एक्स स्क्वायर होता है। कहां पर, डाइपोल के एक्सेस पर। ठीक है, डाइपोल के एक्सेस पर पोटेंशियल इज Kp अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। चलिए, एक्सियल के बाद यदि मैं आपसे पूछता कि मुझे इधर किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल बता दीजिए, इधर किसी पॉइंट पी पर जो डाइपोल के सेंटर से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है। तो ये पॉइंट जितना इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पर है, उतना ही डिस्टेंस इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज से भी होगा। यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से होगा उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम। तो इक्विटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इक्विटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। समझ गए। सिर्फ इस इक्विटोरियल लाइन पर ही नहीं, यदि मैं एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर दूं, इक्विटोरियल प्लेन, तो इस इक्विटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। इस पूरे प्लेन पर ही पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा, क्योंकि प्लेन में कोई सा भी जो पॉइंट है, जैसे यहां एक पॉजिटिव है, यहां एक नेगेटिव है, ये एक पूरा प्लेन है जो उस दोनों चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन को बाइसेक्ट करता है। तो प्लेन पर आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, जितना डिस्टेंस पॉजिटिव से होगा उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव से होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। चलिए, तो फिर इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट एनी जनरल पोजीशन, एट एनी जनरल पोजीशन। तो एट एनी जनरल पोजीशन से मेरे कहने का मतलब है कि ये यहां पर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, जो डाइपोल के सेंटर से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, r डिस्टेंस की दूरी पर, और ये जो हमारा एंगल है, लेट से ये एंगल है थीटा। ठीक, क्या करना है, पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो फिर से मेरे पास वही प्लान है, क्या कि डाइपोल मोमेंट कैसा था, डाइपोल मोमेंट था नेगेटिव से पॉजिटिव, वैल्यू थी P के बराबर। तो इसी डाइपोल मोमेंट के फिर से वही दोनों कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें कि डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट ऐसा है और इस डाइपोल मोमेंट का एक दूसरा कंपोनेंट ऐसा है। जो डाइपोल का ये कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू है P cos थीटा, दिस इज P पैरेलल, और डाइपोल का जो ये कंपोनेंट है, दिस इज P sin थीटा, दिस इज P परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो डाइपोल के कॉस कंपोनेंट की वजह से भी लिखेंगे और डाइपोल के साइन कंपोनेंट की वजह से भी लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस कंपोनेंट के लिए तो समझ आ रहा है कि कॉस कंपोनेंट के लिए पॉइंट P कहां पर है, एक्सेस पर है, एक्सेस पर है। तो एक्सेस वाला फॉर्मूला लगा दें, एक्सेस वाला फॉर्मूला यानी कि Kp अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन P को P नहीं लिखना है, P को तो P cos थीटा लिखना है। बताइए,
इस साइन कंपोनेंट की वजह से पॉइंट पी पर कितना होगा? 0, क्योंकि ये साइन कंपोनेंट ये उसके इक्वेटोरियल लाइन पर आ गया, तो उसकी वजह से कोई भी पोटेंशियल नहीं है। तो ये लीजिए, पॉइंट पी पर हमारे पास पोटेंशियल आ गया है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसको याद रखने का एक और स्टाइल है जो काफी फेमस है, वो ये है कि के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? P इंटू आर इंटू कॉस थीटा, P इंटू आर इंटू कॉस थीटा इज K टाइम्स ऑफ P वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसे ये डॉट प्रोडक्ट के भी टर्म्स में बना के याद रखिएगा। चलिए, तो पोटेंशियल एट एनी जनरल पोजीशन के बाद है ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल। सवाल ऐसा है कि पोटेंशियल ढूंढना है पॉइंट ए पर बी पर ड्यू टू स्मॉल चार्ज सिस्टम जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है। ओरिजिन पर क्या रखा है? तो ओरिजिन पर तो -2q रखा है, प्लस एक्स पर पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग एक पॉजिटिव प्लस क्यू रखा हुआ है ओरिजिन से ए डिस्टेंस आगे, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है -q, ये भी ओरिजिन से ए डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है। ठीक, यदि मैं आपसे बोलूं कि इस सिस्टम का मुझे है ना, इस सिस्टम का मुझे है ना डाइपोल मूवमेंट बताइए, डाइपोल मूवमेंट, तो आप बोलेंगे एक तो डाइपोल प्लस एक्स में पड़ा है, उस डाइपोल के लिए डाइपोल मूवमेंट पी आई कैप होगा, वेयर P इज इक्वल टू Q इंटू ए के बराबर है, और एक दूसरा डाइपोल वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो पी आई कैप प्लस पी जे कैप। ठीक है, क्या करना है? तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखा था, क्या आया था? तो दिस इज के टाइम्स ऑफ पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आया था, याद आ रहा है? तो ए के लिए ये आर वेक्टर कितना होगा? ए के लिए ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज 4i कैप प्लस 3j कैप होगा, यानी कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, दिस इज के टाइम्स ऑफ पी, तो पी है पी आई कैप प्लस पी जे कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन आर क्यूब। तो आर कितना होगा? मतलब मॉड आर 5 होगा, तो 5 का क्यूब यानी कि 125। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? ये के तो ठीक है, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4p प्लस 3p यानी कि 7p अपॉन 125। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 7kp अपॉन 125। ठीक है, ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल, ए पर। तो ठीक इसी तरीके से अब आप बताइए कि बी पर पोटेंशियल कितना होगा? तो ठीक इसी तरीके से आप पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल लिखेंगे, तो ये के पी आई कैप प्लस पी जे कैप तो एज इट इज रहेगा, बस आपका आर वेक्टर चेंज होगा। आर वेक्टर क्या होगा? तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट जाएंगे और वाई में -4 जाएंगे, तो ये होगा 3i कैप -4j कैप, और 3 और 4 मैग्नीट्यूड तो फिर से कितना आएगा? 5, यानी कि 5 का क्यूब 125। तो दिस इज इक्वल टू 3p माइनस 4p, 3p माइनस 4p, आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3p माइनस 4p, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? तो -kp अपॉन 125। ये लीजिए भाई, ए और बी दोनों पर पोटेंशियल आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज q नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी स्लोली, ऑल पैरामीटर्स आर इन SI यूनिट। ठीक है, अब ए से बी तक चार्ज पार्टिकल को, ए से बी तक चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है और ए से बी तक चार्ज पार्टिकल को लेकर आने का वर्क बताना है। ठीक है, ए से बी तक चार्ज पार्टिकल को लेकर आने का वर्क बताना है। तो दूसरे पार्ट के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलेंगे यदि 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल मूव कराना होता तो वर्क कितना होता? वर्क होता पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए के बराबर। अभी किसे मूव कराना है? क्यू नॉट को,
तो क्यू नॉट से अपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें। बी पर पोटेंशियल कितना है? बी पर पोटेंशियल है -kp बटा 125। ए पर पोटेंशियल कितना है? तो ए पर पोटेंशियल है 7kp अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट। कितना हो गया ये? तो ये जो वर्क डन है दिस इज -8kp क्यू नॉट बाई 125 होगा। ठीक है, P की वैल्यू किसके बराबर है? तो P इज इक्वल टू Q इंटू ए के बराबर है। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, ये जो वर्क डन है चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेकर आने का जो वर्क डन है, क्या ये वर्क डन पाथ टेकन पर डिपेंड करेगा? ये वर्क डन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस रास्ते से चार्ज पार्टिकल को लेकर आए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कैसा है? बिल्कुल कांस्टेंट। समझ रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड यहां है, जो मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर है वही इस पॉइंट पर है, वही इस पॉइंट पर है, वही इस पॉइंट पर, हर जगह मैग्नीट्यूड कैसा है? तो सेम है, एक जैसा है। लेट से वैल्यू है E, वैल्यू कितनी है? E, E। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई छोटा मोटा डाइपोल है और वो छोटा मोटा डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, ऐसा। ये है डाइपोल का नेगेटिव चार्ज -q, ये है डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज +q। ओके, डाइपोल की जो लेंथ है एक बार के लिए वो लेंथ L मान लेते हैं, L। तो डाइपोल मूवमेंट कहां होगा? डाइपोल मूवमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी मान ही लेते हैं, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ओके ओके ओके, चलिए भाई, सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए कि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहां काम कर रहा है, किस दिशा में काम कर रहा है और कितना फोर्स काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा और फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर नेट चार्ज होता है तो फोर्स होगा Q इंटू ई। फिर यदि मैं आपसे पूछ लूं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना काम कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स तो Q इंटू ई के बराबर का ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात बताइए कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे डाइपोल पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, तो एफ नेट कितना हो गया? 0। एफ नेट 0 हो गया तो डाइपोल का जहां कहीं पर भी सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो डाइपोल का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर सकता है क्या? नहीं, यानी डाइपोल कभी भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता है मतलब रोटेट तो हो सकता है ना, क्योंकि ऐसे फोर्सेस आपने पहले भी देखे हैं। किसी बॉडी पर जब इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करता है तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स कपल। क्या कहते हैं? फोर्स कपल। फोर्स कपल का ये जो पहला फोर्स है ये पहले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया और ये दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स कपल बॉडी पर टॉर्क बनाएगा, टॉर्क बनाएगा तो बॉडी रोटेट, बॉडी यानी कि डाइपोल रोटेट होगी। ये ऐसा घुमाना चाहता है, ये ऐसा घुमाना चाहता है, तो डाइपोल घूमेगा तो सही, घूमेगा तो कितना टॉर्क काम कर रहा है? तो नेक्स्ट इज टॉर्क। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखा है बचपन में, है ना? क्या होता है? टॉर्क होता है R क्रॉस एफ। बचपन मतलब लास्ट ईयर पढ़ा है ना? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? तो R क्रॉस एफ होता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड होता है R इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है भाई,
ठीक है ठीक है ठीक है। एफ क्या है? तो एफ तो आप बोलेंगे, एफ पहचानते हैं, एफ है क्यू इंटू ई। तो ये हमें फोर्स कपल का टॉर्क लिखना है। अब फोर्स कपल का टॉर्क क्या है? फोर्स कपल का टॉर्क होता है, देखिएगा, फोर्स कपल का टॉर्क एफ इंटू आर साइन थीटा, ऐसा लिख लेते हैं, जिसमें एफ इज आइदर ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स लिख लीजिए। आर साइन थीटा क्या होता है? आर साइन थीटा होता है दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। ठीक है, मैं इसको अलग से भी लिख देता हूं कि एफ तो क्यू ई है और आर साइन थीटा क्या है? तो दिस इज परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जो इस सिचुएशन में कितना होगा, अभी कितना होगा? तो आप बोलेंगे ये वाली लेंथ एल है। भाई ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी है? तो आप बोलेंगे ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ एल है। तो ये वाली लेंथ यदि एल है तो ये वाला डिस्टेंस एल कॉस थीटा है, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एल साइन थीटा है। यानी जो आप आर साइन थीटा लिख रहे हैं, एक्चुअली वो एल साइन थीटा है हमारी गिवन फिगर के हिसाब से। तो ये लीजिए भाई कि टॉर्क कितना आ गया? तो टॉर्क आप बोलेंगे Q इंटू ई इंटू एल इंटू साइन थीटा आ गया। ठीक है, चलेगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे ये Q इंटू एल को आप कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मोमेंट P, क्योंकि अभी के लिए मैंने सेपरेशन L मान रखा है, तो डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू एल के बराबर। तो दिस इज P E साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क इज P साइन थीटा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म आप बोलेंगे तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टॉर्क इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? तो जब थीटा 90 होगा। मिनिमम कब होगा? तो जब थीटा 0 या 180 होगा। 0 या 180 से मुझे एक बात याद आया, पर उसके पहले ये सुनिएगा कि ये जो आपके पास टॉर्क है, ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क की वजह से डाइपोल अभी के लिए किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा अभी के लिए। भाई अभी 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 ये सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं इसका यहां है, तो अभी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा ना। ओके, कल को यदि आपने डाइपोल को यहां से हिंज कर दिया, इधर किसी दूसरे पॉइंट से हिंज कर दिया, तो क्या टॉर्क का फॉर्मूला बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यही फोर्स कपल की खासियत होती है कि ये जो टॉर्क है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। मतलब हिंज आपने यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, टॉर्क तब भी P साइन थीटा के बराबर ही रहेगा। ओके ना? हाँ, इस टॉर्क को आप लिख सकते हैं कि यदि हिंज नहीं है, बॉडी कहीं से हिंज नहीं है, तो फिर आप इस टॉर्क को लिख सकते हैं दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो यदि हिंज नहीं है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आई सेंटर ऑफ मास इंटू एल्फा, दिस इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और यदि हिंज्ड होगा, इफ, ये कब के लिए? इफ नॉट हिंज्ड। और आप इसी चीज को लिख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दिस इज इक्वल टू पीई साइन थीटा इफ हिंज्ड। तो आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी कि दोनों सिचुएशन में ये जो टॉर्क है वो पी साइन थीटा के बराबर ही रहेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा तो अल्फा बदलेगा, आई इंटू अल्फा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, ओके। अगली बात मैं ये करना चाह रहा था, अगली बात मैं ये करना चाह रहा था, सुनिएगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा। दूसरे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर थीटा कितना है? तो यहां पर थीटा है 0 डिग्री का, और यहां पर थीटा कितना है? 180 डिग्री का। इन दोनों ही सिचुएशंस में डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है? तो नेट फोर्स यहां पर भी 0 है
और नेट फोर्स यहां पर भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने बता रखा है। टॉर्क नेट, तो टॉर्क नेट यहां पर भी 0 है और टॉर्क नेट यहां पर भी 0 है। टॉर्क नेट 0, एफ नेट 0, क्या इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम? यस, इसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये दो अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। एक इक्विलिब्रियम ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन हुआ करता था जहां से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर बॉडी वहीं पर घूमकर आना चाहता था। तो जैसे एक बार के लिए आपने इसको डिस्प्लेस कर भी दिया, ऐसा डिस्प्लेस किया, ऐसा मतलब थीटा दिया ऐसा, तो टॉर्क लगा ऐसा। ठीक है, या आपने डिस्प्लेस ऐसा किया होता, थीटा देते ऐसा, तो टॉर्क लगता ऐसा। तो ऐसे पोजीशंस को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यदि यहां से आपने डाइपोल को घुमाया होता यहां से, तो थीटा देते ऐसा, टॉर्क भी लग जाता ऐसा। ये थोड़ा सा भी घुमाएंगे, ये डाइपोल पूरा घूम जाएगा ऐसा, पूरा ही डाइपोल घूम जाएगा। तो इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। हालांकि इसी चीज को मैं अभी पोटेंशियल एनर्जी से भी बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाल लेंगे। यहां पर जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। लिख रहे हैं तो इधर ही लिख लीजिएगा, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई होगा, अभी निकाल लेते हैं। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग डालिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं डाइपोल का। कहां पर? किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का अब तक लिटरली मतलब आप समझ चुके हैं। क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डाइपोल पर जो दो चार्जेस हैं डाइपोल के, वो दोनों पड़े हुए थे इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से दोनों चार्जेस को हम लोग उठाकर बारी बारी से इधर लेकर आएंगे, डाइपोल असेंबल करेंगे। तो ऐसा करने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा हमारा, वही वर्क डन डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मान लेते हैं कि एक बार के लिए आप डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठाकर इस पोजीशन तक लेकर आए। ये वो पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस पोजीशन पर पोटेंशियल मान लेते हैं V1 वोल्ट का। ठीक है, V1 वोल्ट का। ये आ गया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से यहां तक। तो इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उठाकर यहां तक लेकर आने में जो वर्क करना पड़ा है, मान लेते हैं वो वर्क नंबर 1 के बराबर है। वर्क 1 इसे असाइन कर रहा हूं, तो ये कितना होगा वर्क, जो वर्क डन होगा वो, यदि 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल लेकर आना होता तो वर्क करना पड़ता V1 के बराबर। अभी आप लेकर आ रहे हैं -Q, तो -Q टाइम्स ऑफ V1। ठीक, इसी तरीके से यहां कहीं पर फिर मैं लेकर आया कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, सॉरी Q2 नहीं, +Q। क्या लेकर आ गया? +Q। ये जिस पोजीशन पर आप +Q लेकर आ रहे हैं उस पोजीशन पर मान लेते हैं पोटेंशियल है V2। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। तो ये ऐसा सा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? एक जैसा होगा। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। ये -Q और +Q के बीच का सेपरेशन यानी कि लेंथ ऑफ डाइपोल L है। डाइपोल मोमेंट होगा ऐसा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से वहां तक लेकर जाने में जो वर्क करना पड़ा है वो V2 इंटू Q के बराबर करना पड़ा है। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा, यही टोटल वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मेरे कहने का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस इस कॉन्फ़िगरेशन पे आ चुके हैं, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस इन्फिनिटी पर थे। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? तो दिस इज इक्वल टू QV2 माइनस टाइम्स ऑफ QV1। तो यहां से यदि आपने Q ले लिया बाहर, तो दिस इज V2 माइनस V1। ओके,
V2 माइनस V1। अब इस V1 V2 में बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप बोलेंगे V1 बड़ा है V2 छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल तो कम होता है। तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट D होता है। तो दिस इज E डॉट D, राइट। यहां पर मैं लगा दूंगा माइनस साइन। क्यों लगाया माइनस? क्योंकि मुझे पता है V1 बड़ा है, इसीलिए माइनस साइन लगा दिया, है ना। तो ये लीजिए भाई, ये कितना आ रहा है? दिस इज माइनस Q इंटू E D। D क्या है? E डॉट D, इसे आप लिख सकते हैं E इंटू D इंटू कॉस थीटा। और इस D को मैं रिप्लेस कर दूं L से, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना है? L है। तो दिस इज E इंटू L इंटू कॉस थीटा। फिर ये Q इंटू L क्या बन गया? तो ये बन गया P। तो दिस इज माइनस PE कॉस थीटा। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला है। कहां? किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस U इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक है, U इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैं अभी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात कर रहा था, तो यहां पर हमारे पास थीटा कितना है? यहां पर थीटा है 0। तो ये यहां पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो आप लिखेंगे माइनस PE कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो इसीलिए मैंने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी ये मिनिमम है। और यहां पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो दिस इज माइनस PE कॉस ऑफ 180। तो कॉस 180 कितना होता है? -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस कन्फिग्रेशन में डाइपोल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है और इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। ये ठीक है। चलिए, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी के ही एक्सप्रेशन से यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि वर्क डन कितना होगा किसी डाइपोल को रोटेट करने में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट से आपको डाइपोल को रोटेट करना है, ठीक है, तो ये भी अलग से लिख लीजिएगा कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब जैसे डाइपोल यहां पर पड़ा हुआ है, अब आप इस डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं, मतलब θ1 से किसी दूसरे एंगल θ2 पर लेकर जाना चाहते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, लेट से डाइपोल ऐसा था पहले, ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल शुरुआत में किसी एंगल θ1 पर था और फिर आप डाइपोल को घुमाकर किसी दूसरे एंगल θ2 पर लेकर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे एंगल θ2 पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसा करने में जो आपका वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा? ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में लिख रहा हूं। तो आप जो वर्क करेंगे उसकी वजह से डाइपोल का कन्फिग्रेशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। अच्छा, ये डाइपोल को आप कैसे रोटेट कर रहे हैं? स्लोली रोटेट कर रहे हैं। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। मैं कह रहा था कि डाइपोल को स्लोली रोटेट करना है, तो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा दैट विल बी सेम एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE कॉस ऑफ θ2 माइनस माइनस प्लस PE कॉस ऑफ θ1। तो ये जो वर्क डन है, तो ये जो वर्क डन है, मैं इसका फाइनल एक्सप्रेशन इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इधर लिख रहा हूं कि ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, दिस इज इक्वल टू PE कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2 के बराबर होता है। यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो θ1 है ये इनिशियल एंगल, दिस इज इनिशियल एंगल, और ये जो θ2 है दिस इज फाइनल एंगल। ठीक है, शुरुआत वाला एंगल है आपका θ1, बाद वाला एंगल है आपका θ2। क्वेश्चन इज
कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग एक छोटा सा डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट है P और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। सवाल ये है कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, आपने डाइपोल को एक बहुत ही छोटे से एंगल से घुमाया, तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा और आपको उस SHM का टाइम पीरियड भी निकालना है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल कैपिटल I के बराबर दे रखा है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि इसको यदि आप एक बहुत ही छोटे से एंगल से घुमाते हैं, ये थीटा कैसा है, थीटा है बहुत ज्यादा छोटा, तो इस पर काम करेगा एक टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क होगा PE साइन थीटा। ओके, तो ये जब थीटा आपका बहुत छोटा होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उस समय जो हमारा साइन थीटा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज थीटा होता है। तो आप इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, तो टॉर्क इज P इंटू ई, साइन थीटा की बजाय लिख दिया है जस्ट थीटा। ऑलराइट ऑलराइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा, दिस इज P इंटू ई इंटू थीटा। तो एल्फा इज इक्वल टू P इंटू ई डिवाइडेड बाई I इंटू थीटा। याद कीजिए जरा एसएचएम में क्या होता था, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा होता था। मतलब जैसे ही आपने ऐसा प्रूव किया कि अल्फा इज समथिंग समथिंग इनटू थीटा, यानी कि मोशन जो है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो चुका है। यही कंडीशन होती है एसएचएम की। यदि लीनियर एसएचएम है तो फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और यदि एंगुलर एसएचएम है तो अल्फा शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। तो ये जो हमारा समथिंग समथिंग है यही ओमेगा स्क्वायर है। तो देयरफॉर ओमेगा कितना है, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ PE बाई I है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होता है एसएचएम का 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट I बाई PE। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी होगा 1 बाई एफ, फ्रीक्वेंसी होगा 1 बाई एफ। ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है। सवाल ये है कि डाइपोल इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन जोन, मतलब कि ये जो पोजीशन है शुरुआत में डाइपोल 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ था, इसको यहां से छोड़ेंगे तो इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसा लगेगा, टॉर्क लगेगा ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज सेंस में, टॉर्क ऐसा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसा, यहां से रिलीज किया गया है, यानी शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी कितनी, 0 0। तो डाइपोल जैसे 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 घूमेगा वैसे 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 इसका ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां पर होगा, तो ओमेगा मैक्सिमम तब होगा जब ये डाइपोल इस पोजीशन से होकर गुजरेगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक में तो ओमेगा लगातार बढ़ा है, क्योंकि टॉर्क इस सेंस में, अल्फा इस सेंस में। अब जैसे ही डाइपोल इस पोजीशन के बियॉन्ड इधर कहीं आएगा ऐसा, तो अब डाइपोल पर टॉर्क ऐसा काम करेगा, टॉर्क ऐसा काम करेगा, तो अल्फा ऐसा काम करेगा, तो अब ओमेगा घटेगा, ओमेगा घटते 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 फिर इसी पोजीशन पर ओमेगा 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन P क्रॉस ही होती है ना। तो जैसे ही डाइपोल इस पोजीशन को क्रॉस करके नीचे आया, ये वाली बात समझ आ रही है, जैसे ही डाइपोल इस पोजीशन को क्रॉस करके नीचे आया, तो अब अल्फा या टॉर्क उससे अपोजिट सेंस में होने की वजह से ओमेगा घटते घटते घटते, जैसे ही डाइपोल इस पोजीशन पर आएगा तो ओमेगा फिर से 0, फिर डाइपोल यहीं पर पड़ा रहेगा क्या, नहीं, वो डाइपोल फिर से चल पड़ेगा ऐसा। तो डाइपोल इन दो पोजीशंस के बीच में ऑसिलेटरी सॉर्ट ऑफ मोशन करेगा, उसको एसएचएम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड वगैरह आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एसएचएम के लिए तो थीटा काफी छोटा होता है। ठीक है, अभी तो थीटा कितना है, 90 डिग्री का है। खैर, हमसे तो मैक्सिमम ओमेगा पूछा गया है, तो मैक्सिमम ओमेगा निकालने के लिए यदि इसे आप पोजीशन ए बोलते हैं, इसे पोजीशन बी बोल दीजिए, तो बी पर ही जब डाइपोल बी से गुजर रहा होगा तो उसी समय उसका ओमेगा मैक्सिमम होगा। इस बात से तो कन्विंस्ड है ना, ठीक है, उसी समय इसका ओमेगा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो ए से बी तक में हम लोग क्या करेंगे, तो ए से बी तक में हम लोग लगाएंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इज काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। ए पर काइनेटिक कितना, 0, ए पर पोटेंशियल कितना, ए पर पोटेंशियल कितना, हाँ कितना,
हाँ, तो ए पर पोटेंशियल हो गया आपका माइनस पीई कॉस ऑफ 90 डिग्री। बी पर काइनेटिक कितना, तो बी पर काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बी पर पोटेंशियल कितना, बी पर पोटेंशियल इज माइनस पीई कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, अरे तो कॉस 90 यानी कि शुरुआत में पोटेंशियल भी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसको इधर से इधर लेकर आइए, तो दिस इज प्लस पीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 2 पीई बाई आई के बराबर है। दिस इज मैक्सिमम ओमेगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, आगे बढ़ते हैं। और अगली बात है डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा हुआ है तो हम लोग कैसे कैसे चीजों को सोच सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेट से कि ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार बदल रहा होगा। डायरेक्शन तो एक बार के लिए मैंने फिक्स कर रखा है कि डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है। ठीक, इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास पड़ा है एक छोटा सा डाइपोल। ठीक है, छोटा सा डाइपोल। डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी सी है, ये छोटी सी लेंथ को मैं एक बार के लिए डी आर लिख देता हूं। ठीक है, ये है डाइपोल का नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और ये है डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। ये नेगेटिव चार्ज जिस पोजीशन पर पड़ा है उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार के लिए ई मान लेते हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहां लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना, Q इंटू ई के बराबर। और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो पोजीशन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डी मान लेते हैं, क्योंकि डी आर एक छोटा सा पोजीशन चेंज, उसमें एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज डी। ओके, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना होगा, ये होगा Q टाइम्स ऑफ E प्लस डी के बराबर। ठीक है, ओके, तो डाइपोल पर फोर्स आगे है Q इंटू ई प्लस डी, पीछे है फोर्स Q इंटू ई। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि मुझे नेट फोर्स बता दो डाइपोल पर, तो क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे Q इंटू ई प्लस क्यू इंटू डी ई माइनस टाइम्स ऑफ Q इंटू ई। क्यू ई से क्यू ई मारा गया तो बचा क्या, Q इंटू डी ई। ठीक है, तो एफ नेट है Q इंटू डी ई। लेकिन इसी रिजल्ट को याद रखने के लिए हमारे पास एक एक बेहतर एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेशन क्या है, तो एक बार के लिए यदि हम लोग यहां पर डी आर से मल्टीप्लाई और डी आर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये Q इंटू डी आर तो आपका डाइपोल बन गया, सॉरी डाइपोल मूवमेंट बन गया, मेरे कहने का मतलब था। तो एफ नेट इज Q इंटू डीई इज डाइपोल मूवमेंट P इंटू डीई बाई डी आर। तो काफी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, काफी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस रिजल्ट या फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट P इंटू डी बाई डी आर इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। दो पार्ट ये है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q एंड अ डाइपोल ऑफ मोमेंट P आर अरेंज्ड एज सोन। कैसा अरेंजमेंट है मैं दिखा भी देता हूं कि ये है हमारे पास डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है P, और यहां पर पड़ा है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, इससे a डिस्टेंस आगे, डाइपोल काफी छोटा है, डाइपोल मोमेंट P आप ले सकते हैं उसका। दूसरे सिचुएशन में डाइपोल ये है और यहां पर पड़ा है एक चार्ज Q। आपको दोनों सिचुएशन में क्या बताना है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी डाइपोल, कि डाइपोल पर कितना फोर्स काम कर रहा है इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से। ठीक है, ये सवाल है, तो एक एक करके बनाइए। पहले केस ए वाला बताइएगा, फिर बी वाला बताइएगा।
कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है? हम्म हर सवाल का आंसर जीरो ही होता है। क्यों जीरो होगा? जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, वैसे ही हर सवाल का जवाब जीरो भी नहीं होता है। नहीं। हाँ, आपका कोई आंसर? हाँ, मोहक बताइए आंसर क्या है। चलिए एक बार प्रॉपर मेथड दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? सुनिए सुनिए। करना क्या है, तो ये पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इस डाइपोल पर निकालना है फोर्स, यही है ना? तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। तो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पड़ा है। एक छोटी सी बात, वो छोटी सी बात ये है कि ये जो आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, ये कब के लिए वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ तब के लिए वैलिड है जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पड़ा हुआ हो। इसको लिख लीजिएगा कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन डाइपोल इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या अभी इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो पॉइंट चार्ज पार्टिकल से ऐसा रेडियली आउटवर्ड होगा, और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पड़ा है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना? इसी कंडीशन के लिए तो फॉर्मूला बनाया था कि फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P इंटू DE बाई DR। ठीक है, DE बाई DR। ऑल राइट, ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो P हो गया डाइपोल का मोमेंट, दिस इज D बाई DR ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। अच्छा, यहां A लिख रखा है, तो आप R को A से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब DR की बजाय DA लिख लीजिएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो अभी R स्क्वायर ही लिख दिया है, वही लिख देता हूं। तो दिस इज P इंटू D बाई DR। हमें किसे डिफ्रेंशिएट करना है? तो ये P ठीक है, ये P ठीक है, K टाइम्स ऑफ Q ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है D बाई DR ऑफ R रेज टू दी पावर -2 को, है ना? तो कितना हो जाएगा ये बताइए? दिस इज इक्वल टू -2 K P Q डिवाइडेड बाई R रेज टू दी पावर -2 का डिफरेंशिएशन, -2 आगे आ गया, इंटू -2 -1, तो ये R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोर्स। ठीक है, किसकी? ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। अब इसी चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते थे। यदि मैंने सवाल को थोड़ा सा आसान तरीके से पूछा होता कि मुझे है ना डाइपोल पर फोर्स मत बताइए, मुझे पॉइंट चार्ज पर फोर्स बता दीजिए डाइपोल की वजह से, वो बता देते, या वो भी नहीं बता पाते? भाई पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना होगा, तो इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज के लिए चार्ज की वैल्यू इनटू इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो होता है 2kP अपॉन R क्यूब। तो जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर डाइपोल की वजह से फोर्स लगेगा, उतना ही तो फोर्स डाइपोल पर पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से लगेगा, कि इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स इस दिशा में है, और माइनस साइन तो हमें यह बता रहा है कि डाइपोल पर फोर्स इस दिशा में। ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या? डाइपोल पर फोर्स इस दिशा में। ठीक है, नहीं, दूसरे वाले में क्यों 0 0 किए बैठे हैं? अब दूसरे वाले में देखिए, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका। कौन सा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ DE बाई DR। दूसरे में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्स का फॉर्मूला था, वो तब के लिए वैलिड था जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पड़ा हो। अभी इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और डाइपोल उससे 90 डिग्री के एंगल पर पड़ा है, तो फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे? लॉजिक लगा लेते हैं कि भाई मैं डाइपोल पर फोर्स क्यों निकालूं पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से? मैं तो एक काम करता हूं, क्या पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकाल लेता हूं डाइपोल की वजह से।
क्या करेंगे, तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकाल लेंगे डाइपोल की वजह से। तो फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P इस दिशा में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो इस पर फोर्स भी इसी दिशा में होगा, और जिस फोर्स की वैल्यू होगी, F इज इक्वल टू Q इनटू इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कौन सा पोजीशन है, ये तो डाइपोल का इक्विटोरियल पोजीशन है। इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज Kp अपॉन R क्यूब होता है, यानी अभी लिख देंगे आप Kp अपॉन A क्यूब। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू KQP अपॉन A क्यूब होगा। ठीक है, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि डाइपोल पर यदि फोर्स इस डायरेक्शन में है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर यदि फोर्स इस दिशा में है, तो डाइपोल पर फोर्स उससे अपोजिट दिशा में होगा। ठीक है, तो आप इस डाइपोल पर फोर्स को लिख लेंगे F इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, KQP अपॉन A क्यूब। अच्छा, इसमें भी आप फाइनली R क्यूब को A क्यूब से रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो A ही दे रखा था ना। तो F इज इक्वल टू -2KP क्यूब अपॉन A क्यूब। ठीक है, बताइए समझ गए। चलिए एक होमवर्क दे रहा हूं, इसी में होमवर्क में क्या कीजिएगा कि आप है ना डाइपोल की कुछ लेंथ मान लीजिएगा, कि लेट से डाइपोल की लेंथ है 12। ठीक है, और डाइपोल पर ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज -Q ले लीजिएगा, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज +Q ले लीजिएगा। ठीक है, और बारी बारी से दोनों पर फोर्स लिखिएगा कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो ये डाइपोल के इस पॉजिटिव पर इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, लेट से उसका नाम F1 है, और नेगेटिव को इधर अपनी तरफ खींच रहा होगा, उसका नाम F2 है। तो आप क्या कीजिएगा, F नेट लिखने के लिए F1 माइनस F2 कीजिएगा। F1 F2 प्रॉपर वो कूलम्स लॉ वाले एक्सप्रेशन से लिखिएगा, और लास्ट में ये जो लेंथ L है उसको A के सामने इग्नोर कर दीजिएगा। जब फाइनल एक्सप्रेशन में पहुंचेंगे तो A के सामने L को इग्नोर कर दीजिएगा। देखिएगा इतना ही आ रहा है क्या। ठीक है, होमवर्क में कर लीजिएगा। इसमें भी वही काम कीजिएगा, यहां पे भी, कि यहां डाइपोल का एक -Q मान लीजिएगा, यहां डाइपोल का एक +Q मान लीजिएगा। ठीक है, और -Q पर इस +Q की वजह से इसकी तरफ एक ऐसा फोर्स आएगा F, और इस +Q पर दूसरा फोर्स ऐसा आएगा F। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का एक एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा ऐसा F cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा ऐसा F cos थीटा। ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा F sin थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा F sin थीटा। तो साइन कंपोनेंट वाले फोर्स को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, साइन कंपोनेंट वाले फोर्स को जोड़ लीजिएगा। देखिएगा क्या इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है क्या कुछ और आ रहा है। ठीक है, एक अगला सवाल ये है हमारे पास कि एक यूनिफॉर्म रिंग है, रिंग पर चार्ज है Q, रिंग की रेडियस है R, और रिंग की एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है एक छोटा सा डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है P। पूछा जा रहा है क्या, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल। तो डाइपोल क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और वैल्यू का होगा। ठीक है, क्या डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है, यस बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, क्योंकि रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सिस पर तो अलोंग दी एक्सिस ही होता है। तो हम लोग सीधा सीधा अपना फोर्स का जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया वो यूज कर लेंगे। क्या, तो फोर्स इज इक्वल टू P इंटू DE बाई DX लिख दूं अभी, है ना। तो ये P ठीक है, दिस इज D बाई DX ऑफ, क्या करना है, तो D बाई DX ऑफ KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 करना है। ठीक है भाई, तो ये देखिएगा कि P बाहर आ गया, K बाहर आ गया, Q बाहर आ गया। इस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर डिफरेंशिएशन के लिए U बाई V रूल लगा दें। U बाई V रूल लगाएंगे तो आप नीचे वाले को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्यूब। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2। x का डिफरेंशिएशन, ये k और q मैंने बाहर निकाल लिया है, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x इंटू एक्स एज इट इज। ठीक है, ये यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यही हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू के क्यू पी। नीचे तो हमारे पास ठीक है कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब है। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 माइनस टाइम्स ऑफ, माइनस टाइम्स ऑफ, ये 2 से 2 गया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 1/2 इंटू 3x स्क्वायर, ये फोर्स होगा। तो अगला सवाल ये है कि अब हमारे पास दो डाइपोल्स हैं छोटे छोटे, जिनमें से पहले का डाइपोल मोमेंट है P1, दूसरे का डाइपोल मोमेंट है P2। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करें, किसी एक पर फोर्स निकाल लेते हैं दूसरे की वजह से। मेरे कहने का मतलब है किसी एक पर फोर्स निकाल लेते हैं दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चलिए, तो इस पर फोर्स निकाल लें। मैं निकालने जा रहा हूं फोर्स ऑन P2। फोर्स ऑन P2 के लिए क्या लिखूंगा, तो P2 का तो अपना खुद का डाइपोल मोमेंट इनटू DE1 बाई dr। DE1/dr से मतलब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट 1 की। ठीक है, तो ये P2 ठीक है। और पहले डाइपोल के लिए ये दूसरा डाइपोल कहां पड़ा है, उसके एक्सेस पर, और एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D/dr, एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2kp अपॉन आर क्यूब होता है। P को P ना लिख करके मैं P1 लिख देता हूं, चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 2k P1 P2, R रेस टू दी पावर -3 का डिफरेंशिएशन, तो -3 आ गया आगे इंटू आर रेस टू दी पावर -3 -1 यानी कि -4। तो ये जो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन है, फोर्स इज इक्वल टू -6k P1 P2 बाई R रेस टू दी पावर 4। ठीक है, इतना फोर्स माइनस साइन ये बता रहा है कि इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो इस डाइपोल पर फोर्स इधर लग रहा है। ओके